देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 48 घंटे पहले कहते हैं कि ये नेचुरली करप्ट पार्टी है और 71,000 करोड़ का घपला किया और फिर वो चक्की पिसिंग वाले लोगों को गले लगाया मोदी जी ने। जनता तो किसी एक चेहरे पर भरोसा करेगी ना इंडिया के, वो चेहरा कौन होगा इंडिया का? कांग्रेसी होने के नाते मैं चाहूंगा माननीय राहुल गांधी जी मेरे नेता हैं, वही चेहरा हो। आप अखिलेश यादव के साथ और जयंत चौधरी के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और क्या उसमें मायावती उनके साथ हैं या नहीं? मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो स्टेटमेंट याद आती है जब उन्होंने पंडित सुखराम को अपने यहाँ पार्टी में ज्वाइन कराया था, तो उन्होंने कहा था कि असाधारण परिस्थितियों में असाधारण निर्णय लेने होते हैं। पहले तो कांग्रेस ये बात कह दे कि फिर वो सत्यपाल मलिक या उनके परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति को टिकट नहीं देने जा रही है। सत्यपाल मलिक क्या पाकिस्तानी है? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा या राहुल गांधी की ट्रक ड्राइवरों के साथ खेत खलियान की तस्वीरें या आज़ादपुर मंडी की तस्वीरें, वो इस बीजेपी की इस महामशीनरी का, महाप्रचार मशीनरी का मुकाबला कर लेगी? एक कहावत है कि जब तक सच अपने जूते के फीते बांधती है ना, जब तक झूठ जो है वो पृथ्वी के ब्रह्मांड के 4 चक्कर लगा के आ जाती है। तो बीजेपी का वही हाल है। ये लोग गंजों को कंघी बेच सकते हैं। यूसीसी पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही यूसीसी है कहाँ? राहुल गांधी का क्या रोल हमें देखने के लिए मिलने वाला है? भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का भी हो सकता है, मंथन चल रहा हो। केवल कांग्रेस की सीटें बताइएगा, कितनी सीटें आपकी आ सकती हैं केवल कांग्रेस की? 150 से 200 के बीच में। 150 से 200 के बीच में सीट शेयरिंग फॉर्मूले में इतनी सीटें मिलेंगी? आज का कार्यक्रम कोई भी दर्शक देखेगा तो उसको एक भारतीय राजनीति की एक झलक नजर आएगी, भाई क्या होने वाला है। नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज़ तक के नए नवेले शो मंच में आपका स्वागत करता हूं। और ये हार्दिक इस्तकबाल है क्योंकि जब हम मंच पर और मंच से कई बार बात करते हैं तो बात लंबी चौड़ी हो जाती है, इसलिए जो मंचासीन अतिथि हैं उनसे मुलाकात कराऊंगा और वो जब बातचीत करेंगे तो ये एक तरफा नहीं होगी, क्योंकि हमारे साथ हमारे जो साथी हैं वो भी उनसे सवालात करेंगे और जवाब भी मुकम्मल होने चाहिए। इसके साथ साथ कई बार हम कई शख्सियतों को देखते हैं, उनसे चाहते हैं कि वो ज़रूरी बात पूछी जाए जो रह गई है, लेकिन आज शायद कोशिश हो जाए कि वो बात रह ना जाए। सवाल कठिन हो, सवाल वो हो जो लंबे अरसे तक बना रहे, लेकिन उसकी तासीर जो है ऐसी होनी चाहिए जिसमें मज़ा आए। तो मज़े के साथ आज एक बातचीत शुरू करते हैं, एक मुलाकात शुरू करते हैं। तो मंचासीन अतिथि हैं आज हमारे साथ आलोक शर्मा जी। आलोक शर्मा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और लगातार नज़र आते हैं। आप अपनी जब स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं तो आलोक शर्मा जी आपको रोज़ नज़र आते होंगे। कई बार लड़ते हुए नज़र आते हैं, कई बार तैश में नज़र आते हैं, कई बार तीखे नज़र आते हैं, कई बार तेवर में नज़र आते हैं। लेकिन आलोक शर्मा जी किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं वो तो इंटरेस्टिंग है ही है। आज जब बात रखेंगे तो उनसे ज़रूर इस किस्म की मुलाकात हो जाए जिसमें पता चल जाए कि आखिर कांग्रेस का अगला रास्ता कैसा है। मेरा पहला सवाल जो है वो आलोक शर्मा जी से सीधे तौर पर, फौरी तौर पर ऐसे ही आ जाता है कि सर 2024 में कांग्रेस की जो शक्ल है वो हमें दिख रही है कि वो INDIA जो आपने जो नया संकल्प लिया है, नया जैसे हम कह सकते हैं कि एक अलायंस बनाया है, यूपीए का अस्तित्व 19 साल बाद ख़त्म करके बनाया है। तो आप एक अंक गणित बताइएगा, एक अर्थमेटिक बताइएगा, उसमें केमिस्ट्री बताइएगा, लेकिन आपको अभी से क्या लग रहा है कि 9 महीने पहले ये अंक गणित, ये केमिस्ट्री सेट हो जाएगी कि जिसके ज़रिए आप एनडीए को, और मैं बेसिकली अगर सच से कहूँ तो बीजेपी को हराने में सक्षम हैं? पहले तो सबसे पहले तक की टीम को सभी को नमस्कार मेरा, और दर्शकों को भी नमस्कार। और दर्शकों को मैं भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरह की टीम है तो आपको सही निष्पक्ष खबरें इस मंच के माध्यम से, जो आज का एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, इस मंच के माध्यम से निष्पक्ष खबरें मिलेंगी। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जो भी हमारे यहाँ के सभी साथियों के प्रश्न रहेंगे बेबाकी से उत्तर दे पाऊँ। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अभी सवाल पूछा गया कि इंडिया जो एक नया गठबंधन बना है यूपीए का नाम बदलकर, उसका क्या प्रारूप रहेगा, वो किस रूप में आगे बढ़ेगा। देखिए, पिछले अगर 15-20 वर्षों में देखें तो सबसे बड़ा गठबंधन अगर कोई बना है जिसने शेप ली है तो वो इंडिया की शेप में है। और 1989 के बाद, 1989 के बाद गठबंधन की सरकारें ही इस देश के ऊपर काबिज हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से बहुत विरोधी पक्ष भी एक साथ आए हैं, जिस तरह से विपक्ष के तमाम ऐसे पक्ष जो आपस में शायद बात भी नहीं करते थे
लेकिन इस सरकार के, केंद्र की सरकार का जो तानाशाही रवैया था, जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं का हनन किया गया, जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं का उन्होंने बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया, तो आज विपक्ष के लोग भी सब एकजुट होकर इंडिया की फॉर्म में सामने आए। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार जिस तरह से डरी हुई केवल नाम से ही लग रही है, आगे लगता है कि जो 2024 का रास्ता है, नो डाउट कठिन होगा, सभी के लिए कठिन होगा, लेकिन जनता के लिए आसान होता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ये सरकार जो जुमलों की सरकार थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार का वार, अब की बार उनका सरकार, अब ये सरकार पूरी तरह से, चाहे वो अर्थनीति हो, चाहे सामाजिक नीति हो और चाहे विदेश नीति हो, तीनों फ्रंट पर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। और मणिपुर के दंगे और जिस तरह से मेवात के दंगे हुए हैं, उसके बाद से तो पूरी सरकार जिस तरह से खोखली है, और 2024 का जो टूल किट इन्होंने स्टार्ट किया है डिवाइड एंड रूल का, देश की जनता समझ चुकी है। फिर भी मैं कहूँगा कि इंडिया जो गठबंधन है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हम लोगों को बहुत बाधाएं आएंगी, क्योंकि बीजेपी के सरकार के जो तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, वो सब अपने अपने काम पर अब लग जाएंगे, तो उनसे भी टकराना होगा। और तमाम जो संस्थाएं इन्होंने अपने काबू में कर ली हैं, उन संस्थाओं से भी टकराना होगा, मुझे लगता है। लेकिन उसके बावजूद इंडिया सफल होगा, इंडिया जीतेगा और मोदी जी का अहंकार हारेगा। डबल से भी ज़्यादा जो नंबर हैं वो एनडीए के पास हैं। इनकी भरपाई करना मुश्किल है, क्योंकि असंभव नहीं कहूँगा, मुश्किल इसलिए क्योंकि जो बड़े राज्य हैं जहाँ से बड़ी संख्या में नंबर्स आते हैं वो आपसे छूटते नज़र आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जिक्र करेंगे, अगर हम महाराष्ट्र का जिक्र करेंगे, तो तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ से आपकी स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर राज्यवार हम चलें तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल 18 सीटें बीजेपी की रही, मुझे लगता है इस बार आधी भी नहीं बचेंगी। दूसरा, 2019 की अगर तुलना बिहार से करें तो 39 सीट्स 40 में से इनके पास थी। 40 में से 39 इसलिए थी कि नीतीश बाबू और तमाम जो एक तरफा ग्रुप था, राइट विंग पूरा जो था, इकट्ठा होकर चुनाव लड़ा। आज विपक्ष बहुत मजबूत है, वहाँ पर मुझे नहीं लगता बीजेपी, अगर ढंग से चुनाव हम लड़ेंगे, हमारी कमियाँ कोई नहीं रही, तो बीजेपी 5 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। तीसरा राज्य उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर भी बीजेपी की संख्या घटेगी। चौथा राज्य महाराष्ट्र, 48 सीटें आती हैं महाराष्ट्र में। 48 सीटों में इस बार आप देखिएगा कि जिस तरह से महाविकास अघाड़ी को इन्होंने तोड़ा, जिस तरह से पहले शिवसेना का एक खेमा तोड़ा, फिर एनसीपी का खेमा तोड़ा, और जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 48 घंटे पहले कहते हैं कि ये नेचुरली करप्ट पार्टी है, और 71,000 करोड़ का घपला किया, और फिर वो चक्की पिसिंग वाले लोगों को गले लगाया मोदी जी ने। महाराष्ट्र में बीजेपी का भी सुपड़ा साफ होगा। 303 सीट वाली बीजेपी 150 सीट के करीब पहुंच जाएगी आज के जो हालात हैं, और देश की जनता बहुत चिंतन और मनन के साथ वोट डालती है। मुझे लगता है विचल जी, इस बार बीजेपी से सवाल पूछे जाएंगे। 2019 में पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद 1 महीने में जैसे माहौल बदला, उससे पहले फेल थे ये सरकार। पिछली बार भी महाराष्ट्र में 2019 में जो चुनाव हुआ अक्टूबर-नवंबर में, उससे जस्ट 1 महीने 1.5 महीने पहले हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव साथ होता है। धारा 370 हटाने की नौटंकी की गई। धारा 370 आज भी हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। कल सुप्रीम कोर्ट ने 17 केसेस के ऊपर सुनवाई की है, आज के तमाम अखबारों में छपा है, लेकिन शायद हिंदुस्तान के मीडिया ने उस रूप में उसको नहीं लिया है कि धारा 370 के जो 17 केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं वो एज इट इज चल रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा है कि भाई क्या वहाँ की विधानसभा सक्षम नहीं थी? तो महाराष्ट्र और हरियाणा जीतने के लिए इन्होंने धारा 370 को हटाने का एक शगुफा छोड़ा, जबकि वो ऑर्डिनेंस कहता है यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग सच एंड सच चेंजेस। आर्टिकल 370 की पावर्स को यूज करके 2 बदलाव किए, उसमें से भी एक जो है वो कोरोना में वापस ले लिया। कहते थे बहू लाएंगे, आज प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हम वहाँ पर, 15 साल जब तक आप वहाँ के बाशिंदे नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि हर चुनाव से पहले कहीं ना कहीं एक ट्रिक अपनाई जाती, देश की जनता को कैसे डाइवर्ट किया जाए, डेविएट किया जाए, डिनाई किया जाए बहुत सी चीज़ों को। वो जो 5D का इनका फार्मूला है वो इस बार देश की जनता नहीं चलने देगी। देश की जनता पूछ रही है कि 300 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, मोदी साहब आप क्या कर रहे हैं? 1150 रुपये का सिलेंडर सस्ता है और 410 का महंगा था। हम बहुत अच्छे घर से हैं, सक्षम हैं, लेकिन आप गरीब आदमी की सोचिए, उसके चूल्हे की कैसे रोटी बनती है और थाली से कैसे उसके सब चीज़ें गायब हो गई हैं।
84% बच्चे मॉल न्यूट्रिशन पैदा हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। 89% लोगों की आय कोरोना के बाद घट गई है। रुपया डॉलर की तुलना में गिर रहा है। फिजिकल डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है। देश के ऊपर कर्जा 4 गुना हो गया है। लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर चालू है। टेलीप्रॉम्प्टर जितना बोलता है वो मोदी साहब सब कुछ बोल देते हैं पढ़ के। देश की जनता से जाकर पूछिए, एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, सबके रिक्रूटमेंट खत्म हो गई। अग्निवीर जो अभी रिक्रूट हुए थे वो छोड़ के जाने लग गए अभी से कि जॉब नहीं करेंगे हम। परसों की न्यूज़ है। तो देश को जिस मुहाने पर अर्थव्यवस्था के, विदेश नीति के, सामाजिक नीति के जिस मुहाने पर ले जाकर खड़ा किया है, और नया नया एग्जाम्पल मेवात में आप लोगों ने देखा कि रामनवमी पे आपने देखा 9 राज्यों में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो डिवाइड एंड रूल का जो अंग्रेज़ों से फार्मूला सीखा था, अब देश समझ गया है कि अंग्रेज़ तो केवल डिवीज़न का फ़ायदा उठाते थे, ये तो पहले समाज को डिवाइड करते हैं, फिर लड़ाते हैं और फिर फ़ायदा उठाते हैं। मोदी जी हारेंगे इस बार। आलोक जी, आपने तमाम बातें जो कही वो अंडरलाइन करने के लायक हैं, लेकिन एक बात तो ये कि अभी भी जितने ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं वो बीजेपी को जीतता हुआ दिखा रहे हैं। उस पर भी हम आगे आएंगे। मैं इंडिया के बारे में ही आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्यों के अंतर्विरोध छोड़ भी दें, जहाँ पर केंद्र में साथ आने की और राज्यों में आपस में लड़ने की राजनीति है, सीट शेयरिंग जैसी चुनौतियों को भी छोड़ दें, तो अभी तक INDIA इंडिया का विज़न क्या है? सिर्फ ये कि मोदी को हटाना है, सिर्फ ये कि संविधान को बचाना है? आपने खुद ही कहा कि नरेंद्र मोदी हर चुनाव से पहले एक ट्रिक बेचते हैं। वो अभी वो तीसरी इकोनॉमी बनाने का सपना दिखा रहे हैं। वो लगातार सपने बेचते हैं। ऐसी सूरत में इंडिया के पास देश को ये बताने के लिए क्या है कि हम आए तो क्या करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रीमेच्योर सवाल है। अभी इंडिया का गठन हुआ है, क्या रणनीति होगी, कौन संयोजक होगा, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, इसके ऊपर गहन चिंतन और मनन चल रहा है। अभी कुछ चीज़ें मुझे पता है, शायद मैं आज आपके इस मंच कार्यक्रम में डिस्क्लोज ना करना चाहूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि 3 मुख्य बिंदु होते हैं किसी भी सरकार के। पहला उसकी अर्थनीति, दूसरा उसकी सामाजिक नीति और तीसरा उसका पूरी तरह से विदेश नीति। तीनों ही नीतियों के ऊपर इंडिया एक ऐसा विज़न पेश करेगा जो मोदी साहब के फेलियर्स हैं उनको भी कवर करेगा। और 2014 से पहले जो यूपीए सरकार थी, जिस तरह से तमाम मोर्चों पर हमने देश को आगे बढ़ाया, जिस तरह से 6.5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से बाहर आए, जिस तरह से न्यूक्लियर डील हुई, जिस तरह से तमाम चीज़ें यूपीए 1 और यूपीए 2 में हुई, मैं समझता हूं कि उससे बेहतर एक विज़न आएगा। महंगाई को कंट्रोल करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, रुपए को डॉलर की तुलना में मजबूत करेंगे, फिजिकल डेफिसिट को घटाएंगे, अर्थनीति के साथ साथ हम एक मोहब्बत का पैगाम भी इस देश में देंगे। जी आलोक जी, एक सवाल मेरा है कि इंडिया को लेकर बीजेपी लगातार ये कहती है कि हमारे पास तो मोदी हैं, आपके पास कौन है? चेहरा जब मोदी जी ने इस चुनाव को 2014 के बाद प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बदल दिया है, तो इस चैलेंज को आप कैसे निपटेंगे? क्योंकि आप लोग जवाब ये देते हैं कि चेहरे तमाम हैं, लेकिन जनता तो किसी एक चेहरे पर भरोसा करेगी ना इंडिया के। वो चेहरा कौन होगा इंडिया का? देखिए, मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा गठबंधन है कि इसमें ये कहना कि फ़लाँ चेहरा होगा, फ़लाँ चेहरा होगा। मैं एक कांग्रेसी होने के नाते मैं चाहूँगा माननीय राहुल गांधी जी मेरे नेता हैं, वही चेहरा हों, लेकिन मेरे ही पार्टी में खड़गे साहब किस तरह से कम है, मैं नहीं समझा पाता अपने आप को। नीतीश कुमार जी अगर गठबंधन में बाकी लोगों को देखें तो कम कैसे हैं, और संघर्ष में ममता जी कम कैसे हैं, इतिहास में और एक्सपीरियंस में शरद पवार जी कम कैसे हैं। इस गठबंधन के पास तमाम मुख्यमंत्री हैं जो अलग अलग विचारधाराओं से आकर आगे आए हैं, उसके बावजूद हमारे पास इतने चेहरे हैं। और देखिए, संसदीय परंपरा में सांसद चुनते हैं कि कौन चेहरा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को किसी ने चेहरा नहीं बनाया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी को शुरू में चेहरा किसी ने नहीं बनाया था। ये गलत परंपरा बीजेपी ने शुरू की। मुझे लगता है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। उनके फेलियर्स क्या हैं, उनकी सक्सेस क्या है, लेकिन जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया में चेहरे का चयन अभी तक जो निर्णय है, सांसद जब जीत कर आएंगे उसके बाद वो स्वयं तय करेंगे। आलोक जी, मेरा सवाल, और जो आप बात कर रहे थे उसका जो मूल मंत्र है आपके गठबंधन का, वो है प्राथमिकता में शुमार है सबसे पहले बीजेपी को मात देना। तो एक सवाल जो मेरे मन में संशय उसको भी दूर कर दीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसके संदर्भ में मेरा आपसे सवाल है। ये बताइए कि ये प्राथमिकता सिर्फ लोकसभा चुनाव तक है? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपके साथ
दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी थे गठबंधन की बैठक में, वो मध्य प्रदेश में कह रहे हैं यहाँ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे हम। और अगर आम आदमी पार्टी 230 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है विधानसभा चुनाव में, और आपके साथ गठबंधन में शामिल है, तो वो किसको नुकसान पहुंचाएगी मध्य प्रदेश में? प्राथमिकता सिर्फ लोकसभा है, क्योंकि अगर आपको बीजेपी को मात देना है तो बीजेपी शासित राज्यों को पहले हराएंगे ना आप। देखिए, दो सवालों के दो हिस्से हैं आपके। पहला हिस्सा है गठबंधन में कौन है, क्यों है, आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, लोकसभा के बाद चलेगा कि नहीं चलेगा। 2014 में मोदी जी का जब गठबंधन आया तो 48 सीटें थी, 48 पार्टियां थी, और जेडीयू से लेकर, अकाली से लेकर, शिवसेना से लेकर जो 30-30 साल से उनके साथ थे, वो लोग भी उनका साथ छोड़कर चले गए कि उनकी अहंकारी नीति थी। अगर गठबंधन का संयोजक अच्छा होगा और हम गठबंधन को मजबूती से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे अच्छे से चला पाए, तो मुझे लगता है कि हम सबको जोड़कर आगे रख पाएंगे। लेकिन फिर भी एक चैलेंज है ये कि आज कई विचारधारा अलग हैं, और मैक्सिमम रीजनल पार्टीज जो हैं वो कांग्रेस के वोट बैंक पर ही अपना इमारत बनाकर आगे आई हैं। उसके बाद भी मैं कहूँगा, सबसे पहले वक्तव्य में कहा कि बीजेपी की, केंद्र की सरकार की इतनी विफलताएं हैं कि जो धुर विरोधी लोग थे वो भी आज इकट्ठे हुए हैं। बेंगलोर की जो मीटिंग हुई इंडिया की, उसके बाद मुझे नहीं लगता केजरीवाल जी या उनकी किसी भी पार्टी का कोई वक्तव्य आया है कि राजस्थान में कौन लड़ेगा, मध्य प्रदेश में कौन लड़ेगा। उससे पहले ज़रूर उनके कुछ प्रवक्ताओं ने वक्तव्य दिए थे। बेंगलोर की मीटिंग के बाद, जब से केंद्र के अंदर जो दिल्ली वाला विधेयक है उस पर कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट किया है, उसके बाद इस तरह का कोई वक्तव्य मेरी नॉलेज में नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि इसके बाद क्या होगा। मुझे लगता है कि ये टफ जॉब है, सीट शेयरिंग का भी टफ है, क्योंकि हमारे साथ सब दिग्गज हैं, बीजेपी के साथ सब पिद्दी बैठे हुए हैं। वो कोई 1 सीट दे देंगे, किसी को 2 सीट दे देंगे, वो सब खुश रहेंगे। ऐसे ऐसे दल हैं, 29 दल ऐसे हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है, उनको एक एक भी मिल जाएगा तो वो खुश रहेंगे। हमारे यहाँ 9-10 तो मुख्यमंत्री हैं, कुछ पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सबका एक वजन है अपना। लेकिन मैं समझता हूँ कि यूपीए 1 और यूपीए 2 की अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोग जो यूपीए 1 और यूपीए 2 में हमारे साथ थे वो आज भी यूपीए में जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों ने आउटसाइड सपोर्ट दिया था 2009 में। अभी आप देखिए कि चाहे वो अखिलेश जी हों, हमारे साथ नहीं थे यूपीए 2 में, केवल आउटसाइड सपोर्ट था। चुनाव भी हम मिलकर नहीं लड़े थे उस समय पर, उसके बावजूद वो आए, क्योंकि देश तरक्की कर रहा था। विश्व में जब आर्थिक मंदी थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक मंदी से देश को उभारा था। यहाँ तो बहुत उल्टा हुआ है। इनसे कोरोना पे सवाल पूछो तो जवाब कहीं और देते हैं, एक भी जवाब सही नहीं देते हैं। इनसे मणिपुर पर सवाल पूछें तो कहें जोधपुर में भी तो रेप हुआ था। अरे भाई, आप हर चीज़ पर राजनीति करोगे। मुझे लगता है यूपीए 1, यूपीए 2 और एनडीए के तुलना अगर आप करेंगे तो शांति थी देश में, देश तरक्की कर रहा था, तमाम सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देश के फेवर में थे, और यही चीज़ें हैं जो किसी गठबंधन को बाउंड करके रखेंगी। आने वाला समय इंडिया का है, बीजेपी हारेगी। आलोक जी, आपने बात की अखिलेश यादव की, आपने बात की किस तरीके से वो आपके साथ हैं। मैं यूपी की बात करता हूँ। आपने कहा कि पिद्दी लोग हैं उनके साथ। आपके पास उत्तर प्रदेश में 2 विधायक हैं, उनके साथ अपना दल एस है, उनके पास 2 सांसद हैं, आपके पास यूपी में 2 सांसद नहीं हैं। उनके पास ओम प्रकाश राजभर हैं जिनके विधायक आपसे ज़्यादा हैं, उनके पास निषाद पार्टी है वहाँ पर, और आपका जो गठबंधन है उसमें मायावती भी नहीं है। उसमें अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ज़रूरत पड़ी तो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, जिस अमेठी में राहुल गांधी चुनाव हार गए। तो यूपी में क्या करने जा रहे हैं आप लोग? क्या यूपी में आप अखिलेश यादव के साथ और जयंत चौधरी के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और क्या उसमें मायावती उनके साथ हैं या नहीं? देखिए, मायावती जी की जहाँ तक बात है, मायावती जी के तमाम केसेस हैं जिनका फ़ायदा बीजेपी ने उठाया, और बीजेपी ने पिछले 9 वर्षों में मायावती जी के किसी भी केस को एंडिंग तक नहीं पहुंचाया। किसी भी केस में चार्जशीट नहीं फाइल हुई। कारण उसका यह है कि तलवार लटका के रखो। मायावती जी की पार्टी इतनी बड़ी पार्टी थी, और आज उनके शायद विधायक, मुझे नहीं लगता कि डबल डिजिट में भी हैं, 1 या 2 या 3 विधायक हैं। उत्तराखंड में ज़्यादा विधायक हैं और उत्तर प्रदेश में कम हैं मायावती के। मायावती जी ने पूरी तरह से बीजेपी को सरेंडर किया हुआ है, और तमाम मीडिया चैनल्स के माध्यम से पता चला कि उन्होंने अपने टिकट भी जो है बीजेपी को दे दिए थे। अब उसमें कितनी सच्चाई है हमें नहीं मालूम। जहाँ तक बात ओम प्रकाश राजभर जी की है, 1 साल पहले ओम प्रकाश राजभर जी यही कहते थे कि जिस ब्रह्मांड के जितने देवी देवता हैं सारे आकर भी मुझे कहें बीजेपी ज्वाइन कर लो तो मैं नहीं करूँगा। किस किस ने क्या क्या कहा है और वो किस मजबूरी में वहाँ गए हैं, मैं उस पर टिप्पणी आज नहीं करना चाहूँगा। जो ये मंच कार्यक्रम आपका है, मैं समझता हूँ इसमें गंभीर चर्चा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर हम कमज़ोर हैं,
ये बात मैं आपसे स्वीकार करता हूँ। और उस कमजोरी को कैसे मजबूती में पलटा जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और जिन जिन राज्यों में हमने इस तरह के गठबंधन किए वहाँ हमें नुकसान भी उठाना पड़ा, ये भी सच है। बीजेपी अपने अलायंस पार्टनर्स को छोड़ती चली गई। ये वही बीजेपी है जिसने शिवसेना, अकाली, पीडीपी, बीएसपी, सपा, हर पार्टी के साथ इन्होंने सरकार बनाई, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल क्लेवरनेस के साथ धीरे धीरे सबको साइड किया। शायद हम उदारता के कारण, सबको साथ लेकर चलने के कारण आज हम स्थिति में हैं कि हमें दूसरे छोटे दलों पर आश्रित होना पड़ रहा है। लेकिन आज का समय जो ऐसा है कि जिसके अंदर हमें कठोरतम कदम लेने पड़ेंगे। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो स्टेटमेंट याद आती है जब उन्होंने पंडित सुखराम को अपने यहाँ पार्टी में ज्वाइन कराया था। तो उन्होंने कहा था कि असाधारण परिस्थितियों में असाधारण निर्णय लेने होते हैं। उनका अंदाज़ बहुत अच्छा था, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ उनके अंदाज़ का। तो आज असाधारण परिस्थितियाँ हैं और सभी पार्टियाँ असाधारण निर्णय लेंगी, और उसी निर्णय का परिणाम है उन असाधारण निर्णय का कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ। आलोक जी, एक सवाल मध्य प्रदेश से था और फिर कि वहाँ राज्य की मतलब अगर राज्यवार देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूत है, और अभी जिस तरह से चुनावी माने जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें काफ़ी अच्छा मतलब एक कांटे की टक्कर देखी जा रही है, और माना जा रहा है कि शायद वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट बन भी जाए। लेकिन फिर वही चुनौती आती है कि लोकसभा चुनाव जब होंगे और जब वहाँ 29 सीटों में सिर्फ एक सीट कांग्रेस की है, और जब एक गठबंधन के तौर पर मध्य प्रदेश में जाएगी कांग्रेस, तब वो किस तरह से उन चुनौतियों से निपटेगी और किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा और किस तरह से जीत की रणनीति होगी, या कितनी सीटें वहाँ की संभावनाएं देख रही है? देखिए, मुझे लगता है मध्य प्रदेश के अंदर 29 सीटें हैं, और जहाँ तक सीट शेयरिंग और तमाम चीज़ें लोकसभा की हैं वो भी थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। विधानसभा की अगर हम बात करें, दिसंबर के पहले हफ्ते में जो चुनाव होना है, हम 145 से 150 सीटें जीत कर आएंगे। पिछली बार भी हम जीते थे, चोरी की सरकार थी, कुछ लोग हमारे पाला बदल कर चले गए और कुछ संवैधानिक संस्थाओं ने उनका साथ दिया कि 72 घंटे में आप कर्नाटक से लेके आइए और इनको सीआरपीएफ की सिक्योरिटी में। अरे भाई, जो व्यक्ति अपने ही राज्य में विधायक चुनने के बाद सीआरपीएफ की सिक्योरिटी में वोट डाल रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का तांडव और किस तरह का डर उस समय पर व्याप्त रहा होगा। चोरी की सरकार चली, व्यापम घोटालों से लेकर तमाम घोटाले हुए और भ्रष्टाचार में आकंठ सरकार डूबी रही। यही कारण था कि जनता ने हमें भरोसा दिया। 15 साल के लंबे समय के बाद जनता को भी भरोसा नहीं था कि क्या हम इतनी वोट दे पाएंगे कि शिवराज सरकार को हटा पाएंगे। इस बार जनता ने पूरा मन बनाया हुआ है। मैं 2 ट्रिप कर कर आया हूँ, रीवा, शहडोल, सतना, कटनी, मेहर, जबलपुर, ये पूरी जो बेल्ट है, और उधर आपका इंदौर, उज्जैन, नागदा, वो पूरी बेल्ट, मालवा वाली पूरी जनता खिलाफ है। उसका कारण है कि इंदौर जैसा इतना अच्छा शहर था, आज वो केवल एक छोटा सा कंक्रीट का जंगल बन के रह गया। इंदौर बेंगलोर से आगे था कभी व्यापार के मामले में, आज से अगर 25 साल पहले की बात आप देखें, लेकिन बेंगलोर आईटी हब बनता चला गया और इंदौर की ज्योग्राफिकल पोजीशन बहुत अच्छी होने के बावजूद वो डेवलप नहीं हुआ। मुझे लगता है तमाम चीज़ें हैं। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में 145 से 150 सीटें जीतेंगे हम। ये मैं लोअर साइड में आंकड़ा बता रहा हूँ, जनता का जो रुख है। जहाँ तक बात लोकसभा की है, लोकसभा के मुद्दे अलग हो जाते हैं। पिछली बार भी 2018 में तीनों राज्य हम जीते, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। लेकिन जब तक लोकसभा का चुनाव आया तो पुलवामा आ गया और तमाम चीज़ें आई। पुलवामा एक ऐसा लैंडमार्क हुआ बीजेपी को जिसने संजीवनी दी, और पुलवामा के ऊपर बहुत सारे सवाल आज भी हैं, क्योंकि आपका कार्यक्रम ये तक का जो कार्यक्रम है, ये बेबाकी वाला मंच है। सत्यपाल मलिक जी को जो सवाल हैं कि पुलवामा का रिजल्ट आज तक नहीं आया, 350 किलो RDX कहाँ से आया। आप तमाम पत्रकार बंधु मेरे साथ खड़े हैं, आप में से किसी को नहीं पता कि वो जो गाड़ी टकराई थी काफिले के साथ, वो मारुति थी, एम्बेसडर थी, वो कौन सी गाड़ी थी, इनोवा थी। आपको अगर किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा शो के बाद। आज तक उस गाड़ी का नहीं पता चला किसकी कौन मालिक था उसका। कोई कहता गुजरात का रजिस्ट्रेशन था, कोई कहता मध्य प्रदेश का रजिस्ट्रेशन था।
वो मलबा आज भी बसों का वहीं पड़ा है, लेकिन वो गाड़ी 24 घंटे के अंदर हटा ली गई। NIA 6 दिन के बाद FIR करती है। बहुत सवाल हैं, तमाम सवाल हैं। हवाई जहाज की परमिशन नहीं देने से लेकर तमाम सवाल हैं पुलवामा पर। और पुलवामा जिस समय हो रहा था तो मोदी जी शूटिंग करा रहे थे जिम कॉर्बेट के अंदर। वो भी बहुत बड़ा सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री को इतना बड़ा हादसा हुआ, उनका पता ही नहीं चला। वो चाय पीने ढाबे पर रुके तब उनको पता चला। ये सब बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज न्याय भी वही हैं, मुंसिफ भी वही हैं, पुलिस वाले भी वही हैं, जांचकर्ता भी वही हैं। समय सबका न्याय करेगा। आलोक जी, पहला तो चूंकि पुलवामा की बात आ गई, मेरा सवाल दूसरा था, तो पहला एक सवाल ले लेता हूं पुलवामा पे। मैं पहले तो कांग्रेस ये बात कह दे कि फिर वो सत्यपाल मलिक या उनके परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति को टिकट नहीं देने जा रही है, कि ताकि उनका जिस तरीके से इन दिनों राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है, क्योंकि यही सत्यपाल मलिक थे जब वो सब चीज़ें हो रही थी, तो उस वक्त सारा दोष और सारा विलेन उनको बना दिया गया विपक्षी पार्टियों के तौर पर। वो पद से हटते हैं, उनका पद चला जाता है, उसके बाद से उन्हीं को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पहला तो एक पुलवामा पर यह सवाल है कि तो कांग्रेस पार्टी ये मानती है, उसका स्टैंड है कि ये साजिश जो है वो राजनीतिक लाभ के लिए करवाई गई थी, ये स्टैंड है कांग्रेस का पहला। और सत्यपाल मलिक को या उनके परिवार से कांग्रेस टिकट देने जा रही है या नहीं देने जा रही है, ये भी साफ कर दीजिए। देखिए, दो चीज़ें, दो सवाल के भाग हैं आपके। पहला सवाल, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कांग्रेस विपक्ष में है, स्टैंड तो सरकार का होना चाहिए। सरकार ने आज तक इन तमाम सवालों के जवाब देश की जनता को क्यों नहीं दिए? सत्यपाल मलिक आज भी बीजेपी के ऑफिस बियरर क्यों बने हुए हैं? सत्यपाल मलिक ने जब तमाम सवाल उठाए तो उसके बावजूद भी 4 राज्यों के गवर्नर क्यों रहे? वो पहले वो बिहार रहे, फिर गोवा रहे, फिर जम्मू कश्मीर रहे, फिर मेघालय रहे। दूसरा सवाल मेरा, सत्यपाल मलिक जी अगर गलत कह रहे हैं तो बीजेपी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके ऊपर क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दे रही है? आज तो बीजेपी को क्लैरिफिकेशन देना है। आज इतने दिन हो गए, वो चार्जशीट की कॉपी किसी मीडिया हाउस के पास क्यों नहीं? NIA ने अगर पार्शियल चार्जशीट भी फाइल की है तो वो देश की जनता के सामने आनी चाहिए। 45-46 जवान मर गए और 24 घंटे के अंदर मोदी जी पीछे फोटो लगाकर राजस्थान के चुरू में कहते हैं कि युवाओं पहला वोट, जो 18 साल के पहली बार वोट डाल रहे हैं, पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम। क्या करें भाई? ये सवाल तमाम जनता के मन में है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इनका सवालों का जवाब देने के अलावा आज भी बीजेपी विपक्ष से सवाल पूछती है। सवाल का दूसरा हिस्सा आपका कि सत्यपाल मलिक के परिवार को हम टिकट नहीं देंगे। सत्यपाल मलिक क्या पाकिस्तानी है? अरे भाई, एक परिवार में कहीं पर भी किसी को भी टिकट मिलता है। सत्यपाल मलिक कांग्रेस में रहे पहले, आपको पता होना चाहिए। देश के आज के उपराष्ट्रपति कांग्रेस के विधायक थे राजस्थान में, धनखड़ जी। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, उसकी यही खूबसूरती है। आज मेरी विचारधारा कोई है, कल किसी की है, परसों किसी की है। हो सकता है किसी की नाराजगी हो, किसी की अच्छा हो, किसी की उपेक्षा हो। यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर कोई टिकट मांगेगा, कैपेबल होगा तो कांग्रेस पार्टी देगी, और नहीं कैपेबल होगा, कोई टिकट नहीं मांगेगा तो नहीं देंगे। सत्यपाल मलिक हिंदुस्तान के नागरिक हैं और बीजेपी के पदाधिकारी हैं, और उससे पहले वो कांग्रेस में भी थे, वो पाकिस्तानी नहीं है। इस तरह की ना मैं कोई कमिटमेंट करूंगा, समय बताएगा कोई टिकट लेगा नहीं लेगा। मूल सवाल है कि जो 46 जवान शहीद हुए उसमें कौन मुख्य आरोपी है? बिहार में आपने प्रदेश अध्यक्ष जी ने बनाया अखिलेश सिंह, उसके बाद 39 जिलों में जिला अध्यक्षों की आपने नियुक्ति की, जिसमें से 26 अगड़ी जाति के हैं। और आप कह रहे हैं कि क्या यहाँ पर आप टकराहट से बचते हैं कि जेडीयू और आरजेडी के वोट बैंक में कोई टकराहट ना हो, इसलिए कांग्रेस ने अब अगड़ी जातियों को आगे किया है? और क्या इसी वजह से कैबिनेट विस्तार भी बिहार का अटका हुआ है? राहुल गांधी जब गए थे पटना तो उन्होंने कहा था नीतीश कुमार को कि जल्दी कैबिनेट विस्तार होगा, खबरें निकल कर आई थी, लेकिन अभी तक कैबिनेट विस्तार हो नहीं पाया। एक और बैठक हो चुकी है उसके बाद इंडिया की। देखिए, कैबिनेट विस्तार तो एक छोटी चीज़ है। कई बार आपस के होते हैं, कोई किसी को चाहता है, कोई किसी को नहीं चाहता है। कई बार सूटेबल MLA होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। लेकिन आज सवाल ये है कि महाराष्ट्र के अंदर जब शिंदे सरकार बनी और हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार बनी आसाम में, तो एक का कैबिनेट का पहला मंत्री 41 दिन के बाद आया और शिंदे सरकार में 42 दिन के बाद कैबिनेट बनी थी। यहाँ कैबिनेट एक्सपेंशन है, हो सकता है कोई पेच हो। मेरे पास स्पेसिफिक जानकारी बिहार के मंत्रिमंडल से संबंधित नहीं है, लेकिन जाति और धर्म
इस हिंदुस्तान की मिट्टी में, मूल में हैं और वो राजनीति में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं। कोई भी पार्टी जाति, धर्म, तमाम चीज़ों का ध्यान रखती है, इसमें कहीं कोई मुझे गुरेज नहीं है। आज भी एक बॉन्डिंग है। अरे भाई, शादियां भी होती हैं, आज भी इंटरकास्ट मैरिज पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, लड़कियों को मार दिया जाता है, लड़कों को मार दिया जाता है। समाज में, इस भारत की मिट्टी में जाति और समाज एक उसका अभिन्न अंग हिस्सा है। उसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पूरे यहाँ पर पंडाल में हम में से कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी राजनीति जाति और धर्म के आधार पर करना और जाति को मानना, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। बीजेपी जहाँ जहाँ जाती है वो डिवाइड एंड रूल करती है। हरियाणा में दूसरा दंगा है ये। आप लोगों को जाट आंदोलन याद होगा, कई हज़ार बच्चे आज भी जेलों में हैं। बीजेपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जेलों में सड़ते रहो। जाट वर्सेस नॉन जाट करके चुनाव जीतना था, 2019 में चुनाव जीत लिया। मराठा वर्सेस गैर मराठा करना था, चुनाव जीत लिया। मीणा वर्सेस गुजर करना था, चुनाव जीत लिया। यादव वर्सेस अदर ओबीसी करना था, चुनाव जीत लिया। कांग्रेस पार्टी ऐसा काम नहीं करती। कांग्रेस पार्टी ने 95% जो पॉपुलेशन जहां पर एक धर्म की थी, माइनॉरिटी के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस पार्टी ने 1-1.5% जिस धर्म के लोग हैं इस देश में, उसके प्रधानमंत्री को 10 साल तक बनाकर रखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। क्या आज आप सोच सकते हैं कि बीजेपी किसी माइनॉरिटी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना सकती? कभी नहीं बनाएगी। उनका क्योंकि आधार ही वो है, कैसे डिवाइड एंड रूल किया जाए, किस तरह से तमाम मुख्यमंत्रियों को डमियों को बनाया जाए, क्योंकि गवर्नेंस पूरा पीएमओ के हाथ में रखना है। कांग्रेस ऐसा नहीं करती है, उसका हमें नुकसान भी हुआ, कहीं ना कहीं कंट्रोल लूज भी हुआ। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ भारतीय लोकतंत्र में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इम्पॉर्टेंट है, लोगों के हाथ में शक्ति जाना इम्पॉर्टेंट है। यही कारण था कि हम सूचना का अधिकार लाए, हम राइट टू एजुकेशन लाए, हम मनरेगा लाए, हम फूड सिक्योरिटी बिल लाए, हम राइट टू हेल्थ लेकर आए। मोदी जी के नाम पर एक बिल बता दीजिए जो गरीब जनता या आम जनता को अधिकार देती हो। एक भी बिल नहीं आया है। सर, इस बात में दो मत नहीं है कि अगर INDIA को सत्ता पर काबिज होना है तो उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक सीटें जीतनी होंगी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में काफ़ी सक्रिय थी। उन्होंने 2021, एक साल पहले से ही मंदिरों का दौरा करना शुरू कर दिया था और साथ ही में कांग्रेस का वॉर जोन भी बनाया था और मतलब ग्राउंड लेवल पर संगठन को मजबूत करने की उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी और ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस का रिवाइवल वो यूपी में करना चाह रही हैं। लेकिन अब तो लोकसभा चुनाव में काफ़ी कम वक्त बचा है और अब तक प्रियंका गांधी की कोई सक्रियता नहीं है यूपी में खास तौर से। देखिए, मुझे लगता है अगले 15 दिन के अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी, मुझे उम्मीद है कि अगले 15 दिन के अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन होगा। तमाम राज्यों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, CWC, ये तमाम बदलाव जो हैं पाइपलाइन में। ये जैसे ही बदलाव होते हैं उसके बाद उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, जहाँ जहाँ पर हम कमज़ोर हैं और अलाइज पार्टनर के रूप में हम छोटे रूप में हैं, मुझे लगता है एक नई रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी उतरेगी और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के बारे में हमारी क्या रणनीति रहेगी उसका खुलासा हम सबसे पहले तक पर ही करेंगे। सर, अब बात उत्तर प्रदेश के बगल में उत्तराखंड की कर लेते हैं, छोटा राज्य है। तो उत्तराखंड में सर अगर पिछले 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनावों को देखें तो वहाँ पर कांग्रेस बहुत पीछे हो गई है बीजेपी के मुकाबले, और ये ऐसा प्रदेश है जहाँ कांग्रेस के टक्कर सीधे बीजेपी से कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। तो ऐसे में कैसे वापसी होगी, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में तो कांग्रेस बहुत ज़्यादा पीछे हो चुकी है। देखिए, इसमें मैं आपके जो वक्तव्य का दूसरा भाग है कि वहाँ पर केवल टक्कर बीजेपी से है, मैं ऐसा नहीं मानता। अगर आप हल्द्वानी से लेकर और पूरा तराई बेल्ट का देखें हरिद्वार तक, 34 सीटें हैं 70 में से, और 34 की 34 सीटों पर बसपा का पूरा प्रभाव है। हरिद्वार ज़िले में बसपा के 3 MLA। बसपा को हमेशा से बीजेपी ने अपनी बी टीम के तौर पर दोनों चुनावों में इस्तेमाल किया है। जहाँ जहाँ पर जाति और धर्म के समीकरण बीजेपी के पक्ष में नहीं थे, वहाँ बसपा को यूज़ किया। तो पहला मैं उत्तर ये देना चाहूँगा। दूसरा, देखिए, उत्तराखंड की सरकार बहुत फेल सरकार है बीजेपी की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जितने पेपर लीक के मामले, जितने घोटाले वहाँ पर हुए हैं, करप्शन के घोटाले हैं, नितिका भंडारी वाला जो केस था जिसमें आज तक उस VIP का खुलासा नहीं हुआ, उस बच्ची की मौत कैसे हुई, तमाम बड़ी चीज़ें हुई। लेकिन शायद हम
उसको आंदोलन में परिवर्तित नहीं कर पाए, यह हमारी एक कमी रही, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 2022 का जो फरवरी का चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं हम ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम जीत रहे हैं, हम तो आ ही रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने कई चीज़ें ऐसी डाली, उसमें सबसे पहला एक यूसीसी का मुद्दा, यूनिवर्सल सिविल कोड का जो मुद्दा था, उसको लाकर, क्योंकि वो देवताओं की भूमि है और वहाँ पर कहीं ना कहीं वो उस तरह का एक माहौल बनाया गया कि हम हिंदुओं के पक्ष में पता नहीं क्या करेंगे, जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में वो सरकार एक कदम भी आगे नहीं चली। आज तक हमें नहीं पता चला कि यूसीसी राज्य बनाएंगे या सेंटर बनाएगा। अगर सेंटर बनाएगा तो 9 साल से सरकार पकौड़े क्यों तल रही है, और अगर राज्य बनाएंगे, क्योंकि हर राज्य के मैनिफेस्टो में आ जाता है, तो 24-25 साल से गुजरात में क्यों नहीं आया यूनिफॉर्म सिविल कोड? इसका उत्तर देश की जनता को नहीं मिला। अब हमने तो पूछा था भाई उनके एक मंत्री से कि बिजनौर की लड़की अगर हरिद्वार में शादी करके आ जाएगी या हरिद्वार की लड़की सहारनपुर में शादी करके चली जाएगी, तो आप हमें केवल ये बता दीजिए उस लड़की के अधिकार रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जवाब नहीं। फिर पता चला अभी धामी साहब को काफ़ी फटकार लगी है, मोदी साहब ने फटकारा है, ऐसा पता चला है कि भाई तुम तो हमसे भी आगे तेज गति से चल दिए, हमने तो केवल चुनावी मुद्दा बनाया, तुम तो कह रहे हो कि हम यूसीसी लेकर आएंगे। तो बड़ा शांत रहो थोड़ा सा। तो बहुत से डाइवर्टिंग मुद्दे रहे, लेकिन फिर कहूँगा उत्तराखंड हम 2022 में जीत सकते थे, कुछ कमियां हमारी रही, हम नहीं जीत पाए। आलोक जी, आपने अभी इस लंबी बातचीत में देश में बेरोज़गारी, देश में महंगाई, खाली पड़े पद और गरीबों की ज़िंदगी की मुश्किलों की बहुत सारी बात की, लेकिन जब ये बात बीजेपी के लोगों से की जाती है तो वो 80 करोड़ वो लाभार्थी गिनाते हैं जिन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है, वो 50 करोड़ पीएम जनधन योजना के लाभार्थी गिनाते हैं, वो 41 करोड़ मुद्रा योजना के लाभार्थी गिनाते हैं, वो 24 करोड़ आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी गिनवाते हैं, वो 4.5 करोड़ पीएम आवास योजना के लाभार्थी गिनवाते हैं। और इन योजनाओं के प्रचार के लिए एक एक सांसद, एक एक विधायक, एक एक जिला अध्यक्ष, एक एक पार्षद की ड्यूटी गली कूचों में लगाई हुई है कि दिन रात इन योजनाओं का प्रचार करना है। आपको लगता है कि इस प्रचार तंत्र के सामने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा या राहुल गांधी की ट्रक ड्राइवरों के साथ खेत खलियान की तस्वीरें या आज़ादपुर मंडी की तस्वीरें, वो इस बीजेपी की इस महामशीनरी का, महाप्रचार मशीनरी का मुकाबला कर लेगी? देखिए, मुझे लगता है कि मुकाबला केवल कांग्रेस को नहीं करना है। अगर केवल कांग्रेस विपक्ष है और कांग्रेस को ही मुकाबला करना है तो ये गलतफहमी है। मीडिया के साथियों को भी मुकाबला करना है, इस देश की जनता को भी मुकाबला करना है, देश के युवाओं को भी मुकाबला करना है। एक कहावत है कि जब तक सच अपने जूते के फीते बांधती है ना, जब तक झूठ जो है वो पृथ्वी के ब्रह्मांड के 4 चक्कर लगा के आ जाती है। तो बीजेपी का वही हाल है। ये लोग गंजों को कंघी बेच सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है भाई, इनकी महारत है। ये मतलब करोड़ों गणेश जी की मूर्तियों को 2 घंटे में पता नहीं कितना दूध पिलवा सकते हैं। ऐसा नहीं, आपने कहा 80 करोड़ लाभार्थी भोजन वाले हैं, अन्नदान वाले। मुझे आज तक कहीं से आंकड़ा जस्टिफाई नहीं हुआ, किसी नीति आयोग, किसी फूड सिक्योरिटी वाले, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएस मिनिस्ट्री, किसी पे कहीं कोई आंकड़ा नहीं मिला। इन्होंने पूरा कहा कि साहब 41 करोड़ मुद्रा लोन दे दिए। आप देखिए 26 करोड़ परिवार हैं इस देश के अंदर, 26 करोड़ परिवार हैं, अब 27 हो गए होंगे, 28 करोड़ हो गए होंगे। तो हर परिवार में 1.5 मुद्रा लोन आ गया। ये बात मैं कैसे डाइजेस्ट कर लूं? आप मुद्रा लोन का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, कहीं से कोई आंकड़ा निकाल दो कि भाई ये 41 करोड़ लोग हैं जिनको मुद्रा लोन दिया, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपने कहा कि साहब 21 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बन गया, तो इसका मतलब ये कि हर घर में एक कार्ड तो बन ही गया। यहां पर हम लगभग 50 लोग हैं, 50 पत्रकार बंधु हैं मेरे, कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है? और कितने राज्य ऐसे हैं जिन्होंने आयुष्मान कार्ड को नहीं माना है? उसमें दिल्ली देश की राजधानी है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, राजस्थान है, जहां 25 लाख तक का राइट टू हेल्थ का बीमा दिया जा रहा है। तमिलनाडु भी शायद उसी लिस्ट में है। तमाम राज्य हैं जिन्होंने आयुष्मान कार्ड को नहीं माना। तो ये 21 करोड़ का जो आंकड़ा है ये बड़ा अजीब है। देश के प्रधानमंत्री लोकसभा में कहते हैं 8 करोड़ लोगों को जल से नल दे दिया, थोड़ी देर में राज्यसभा में जाते हैं तो 11 करोड़ हो जाते हैं। नो डाटा गवर्नमेंट है ये। 2018 के बाद किसानों का सुसाइड रेट का रेशियो नहीं आ रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों की मृत्यु दर बढ़ गई, लेकिन देश तरक्की बहुत कर रहा है।
102 खरबपति थे इस देश में, आज 166 हैं कोरोना के बावजूद। तो मोदी जी की मित्र मंडली तो आगे बढ़ रही है, जिनका पेट भर जाता है वो देश छोड़कर भाग जाते हैं। यूसीसी पर आपका क्या स्टैंड है, क्योंकि आपने यूसीसी का जिक्र किया, तो आपका क्या स्टैंड है, मतलब आपका मतलब कांग्रेस पार्टी का? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही यूसीसी है कहाँ? कोई ड्राफ्ट आप लोगों ने देखा? मैं कह रहा हूँ ड्राफ्ट आएगा तब उस पर चर्चा करेंगे। पहली चीज, जो ड्राफ्ट आया नहीं उस पर आज कैसे कमेंट करूं मैं? पहला सवाल मेरा। हाइपोथेटिकल तो पूरा देश कर दिया इन्होंने। 2047 में दुबे साहब जो है चांद पे जाएंगे, अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे पता नहीं भाई। मतलब 1 वर्ष का जो बजट आता था उसमें 5 वर्ष के आंकड़े, उसमें 10 वर्ष के आंकड़े। अरे बजट एनुअल बजट है, 1 साल का बजट। 1 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे। कब खर्च होगा? 2028 तक। अरे भाई 2028 तक तो 4 बजट आ जाएंगे। तो ये क्या बजट में आज प्रावधान करके जा रहे हैं अगले बजट का भी आप? यूसीसी का भी वही हाल है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता खत्म कर देंगे क्या? SC ST OBC के रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे क्या? गोवा में यूसीसी आया, वहां पर कितना अत्याचार है कि हमारी बहन बेटी को अगर बच्चा नहीं हुआ तो उस पुरुष को दूसरी शादी करने का अधिकार है। पता है आपको इस बात का? तो वो यूसीसी का एक पार्ट है इनका। तो क्या पूरे देश में ये लागू करेंगे आप? क्या ट्राइबल्स, क्या धारा 370 हटा देंगे? क्या 371 ABCDF नॉर्थ ईस्ट वाला सारा हटा देंगे? मणिपुर का हाल नहीं देखा? एक हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद एक राज्य जल गया। आप यूसीसी के माध्यम से केवल डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है अगर आपको ऐसा लगता है, संविधान का अगर हिस्सा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, एक दिन में नहीं हो सकता है। बहुत सी चीज़ें बदली हैं इस देश के अंदर। CBSE नहीं था इस देश के अंदर। आज CBSE का एग्ज़ाम तमिलनाडु में से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह CBSE का एग्ज़ाम एक ही होता है। तो बहुत यूनिफॉर्मिटी आई है। समय के अनुसार चीज़ें बदलेंगी, लेकिन डिवाइड एंड रूल के लिए अगर यूसीसी का उपयोग होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। 2018 में लॉ कमीशन आया, क्योंकि 2019 में चुनाव था। उस लॉ कमीशन की रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं हुई। चेयरमैन ने कहा कि यूसीसी की कोई ज़रूरत नहीं है इस देश में, क्योंकि 2019 का चुनाव था। 5 साल के बाद 21वां लॉ कमीशन फिर आता है 2022 में, 23 में, क्योंकि 24 में चुनाव है। अब उसमें सुझाव मांगेंगे, फिर SIT बन जाएगी, फिर कमीशन बन जाएगा, इतने 2024 का चुनाव निकल जाएगा। डाइसी है अभी यूसीसी पर आपका स्टैंड? डाइसी हमारा डाइसी नहीं है। मोदी जी यूसीसी के विरोधी हैं। अगर मोदी जी पक्ष में थे तो 9 साल तक क्यों नहीं लेकर आए? आज तक बिल क्यों नहीं आया? अगर बिल आएगा तो हम स्टैंड देंगे। मोदी जी विरोधी हैं यूसीसी के। ठीक है, आपने बीएसपी को बी टीम कहा बीजेपी की। मुझे अच्छे से ध्यान है कि न्यूज़ तक का ही शो था केम शो, और ये गुजरात इलेक्शन के दौरान था। तो आपने कहा था कि MIM को और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बीजेपी से निकाल दो तो बीजेपी में कुछ नहीं बचेगा। तो बी टीम को साथ लेकर आ रहे हैं क्या? देखिए, मुझे लगता है मैंने इस प्रश्न का पहले भी उत्तर दिया कि आज भी बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आम आदमी पार्टी के साथ हमारे मतभेद हैं। आप ये मानते हैं कि उसने एक पंप लगाया और आपके सारे वोट खींच दिए, उस पार्टी को आप साथ लेकर आ रहे हैं? देखिए, पंप वंप कुछ नहीं होता है। कुछ कमियां हमारी भी रही। निर्भया केस हो, 2G हो, जो तमाम एक वो जो बीजेपी के पिट्ठू अन्ना हजारे आए थे, उन्होंने एक माहौल बनाया। RSS ने उसको बैक किया। हम उस चीज़ को नहीं समझ पाए। हम देश को नहीं बता पाए कि विनोद राय और अन्ना हजारे दोनों बीजेपी के पिट्ठू हैं। अन्ना हजारे को देश की मीडिया ने ऐसा दिखाया कि महात्मा गांधी के बाद यही आए। आज वो गायब हैं। हमारी कमी रही कि इस तरह के लोग सामने आए। लेकिन आज जिस तरह के हालात हैं, देश के संविधान के हालात हैं, देश में वर्टिकल स्प्लिट हिंदू मुसलमान पे कर दिया है। दुर्भाग्य है कि आज इतने बड़े बड़े मुद्दे होने के बाद पूरा दिन मीडिया में सीमा हैदर चलती है। देश कहाँ जा रहा है नहीं पता है। मुझे इन चीज़ों को देखकर लगता है कि विपक्ष चाहे इस समय के लिए एक आया हो, चाहे लंबे समय के लिए एक आया हो, लेकिन इस समय पर जो डिसाइसिव फोर्सेस हैं, जो डिवीज़न पैदा कर रही हैं, इन फोर्सेस को हराना जरूरी है। आप लोगों का चिंतन शिविर हुआ था उदयपुर में और उसके बाद आपकी भारत जोड़ो यात्रा हुई। कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा भी हुआ उसके बाद जो इलेक्शंस हुए, खासकर हिमाचल और कर्नाटक आप जीत गए।
राहुल गांधी की इमेज में भी काफी बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, अलग अलग वर्ग के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस आप लोगों का नाम है, विपक्ष का जो महागठबंधन हुआ, 26 दल इकट्ठा हुए। मैं स्पेसिफिक सवाल है, राहुल गांधी का क्या रोल हमें देखने के लिए मिलने वाला है? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में 2 राज्यों से 16 राज्य हमने जीते। और उनका क्या रोल रहेगा, वो पूर्व अध्यक्ष भी हैं, सीनियर लीडर भी हैं। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का भी हो सकता है, मंथन चल रहा हो, और वो हमारे स्टार कैंपेनर भी हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल से लेकर, नोटबंदी से लेकर, राफेल से लेकर, हर जो बीजेपी की जो फेलियर थे, कोरोना की आवाज़ सबसे पहले अगर किसी ने उठाई तो माननीय राहुल गांधी जी ने उठाई। तो राहुल गांधी जी केवल कांग्रेस के लिए नहीं, देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कहीं ना कहीं सरकार का विरोध करेंगे और हम ज़रूर, इंडिया जीतेगा और ये सरकार हारेगी। एक सवाल है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं आप लोग, इसका कोई औचित्य दिखाई पड़ता है सिवाय इसके कि प्रधानमंत्री को सदन में आना पड़े और गाहे बगाहे अविश्वास प्रस्ताव के आप लोग मणिपुर पर चर्चा कर लीजिए? लेकिन जब सदन के अंदर से ये मैंडेट जाएगा फिर से, कि चूंकि उस पर वोटिंग होगी और मैंडेट जाएगा कि सरकार के पक्ष में वोट पड़ रहा है, क्योंकि कहीं से भी ये ऐसा तो कुछ कोई बड़ा खेल होने जा नहीं रहा है, तो फिर इसका कोई औचित्य नहीं है। ये जाकर बेनिफिट तो फिर बीजेपी को ही करेगा। तो एक तरीके से कांग्रेस या विपक्ष जो है वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ही तो मार रही है, या तो फिर उन्हें फुल टॉस दे रही है मारने के लिए। देखिए, मुझे लगता है मणिपुर के विषय को कोई भी पत्रकार बंधु अगर इस दृष्टिकोण से देखता है केवल वो संख्या के आधार पर है, तो ये मणिपुर का अपमान है। आज तक 27 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, 3 बार मात्र सरकारें गिरी, 3 में भी 2 बार बीजेपी की सरकारें गिरी। सरकार गिराना ही नो कॉन्फिडेंस मोशन का आधार नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री जो लार्जर देन ए किंग साइज हो गए हैं, आर्टिकल 75 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि कैबिनेट और सरकार सदन के प्रति उत्तरदायी है। आप केवल वहाँ पर कुछ आंसू निकालें और सदन के दरवाजे पर माथा टेक लें और फिर तमाम संसदीय परंपराओं और संविधान को ठेंगा दिखा दें, ये देश में नहीं चलेगा। हमने कहा आर्टिकल 267 में आप चर्चा कराइए। आर्टिकल 267 में कहाँ चर्चा चाहते थे हम राज्यसभा में चाहते थे। राज्यसभा से किसी सरकार का गिरना तय नहीं होता है, लेकिन वो वहाँ से भी भागे। 63 दिन जिस तरह से हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन आने के बाद 63 दिन तक सरकार सोती रही, 78 दिन तक जब तक सुप्रीम कोर्ट में मैटर नहीं उठा, मोदी जी खामोश रहे। मोदी जी पूरे राज्यों में करते घूम रहे हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत, एक अकेला सब पर भारी। अरे भाई, मणिपुर हिंदुस्तान से बाहर है क्या? जब चुनाव था मणिपुर का तो 18 केंद्रीय मंत्री वहां प्रचार करने गए थे और उसके बाद अकेले अमित शाह जी गए, फॉर्मेलिटी करके आ गए। 3 दिन वहां रहे, उनको यह भी नहीं पता चला कि 2 बच्चियों को निर्वस्त्र करके क्या किया गया है, उनको नहीं पता चला। 14 दिन लग गए एफआईआर होने में। सुप्रीम कोर्ट ने कल लताड़ लगाई। डीजीपी को मणिपुर से बुला के लताड़ लगाने किसका काम था? ये देश के गृह मंत्री का काम था। डीजीपी को बुलाते, कान खींचते और उसको कहते सस्पेंड, घर चल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा कितनी एफआईआर हुई, कौन सी एफआईआर किस डेट को हुई। मणिपुर जैसे राज्य की तुलना, उस जो एथनिक क्लिंजिंग हुआ उसकी तुलना आप किसी भी चीज से करें, संख्या बल किसका है, किसका ज़्यादा है, किसका नहीं। मुझे तो आज भी लगता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी मोदी जी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और राज्यसभा में जवाब देने नहीं जाएंगे। क्या देश के प्रधानमंत्री इस देश से बड़े हो गए? मणिपुर पर नहीं बोलेंगे, फ्रांस में बोलेंगे, अमेरिका में जाके बोलेंगे, मणिपुर पर नहीं बोलेंगे। संसद के बाहर मीडिया के साथियों को बोलेंगे, लेकिन संसद में नहीं बोलेंगे। इसी संसद ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, इसी देश की जनता ने उनको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया। आपके लोग हाथरस, कठुआ, कानपुर, पता नहीं कहां कहां इन्वॉल्व हैं। आप भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन में धो के अपने गले लगा लेते हैं, फिर आप लंबे लंबे भाषण देते हैं। देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर की महिलाओं से, बच्चियों से सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी नैतिक ताकत उनके अंदर है, वो है नहीं उनके अंदर वैसे,
गलत उम्मीद मत करना कभी वो व्यक्ति झुकेगा और किसी से माफ़ी मांगेगा। फिर मणिपुर की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और फिर देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। आपके रहते हुए इतने बड़े कांड हो गए, लेकिन दुर्भाग्य है जिस पार्टी के नेता ही कांडों से निकले हों उनसे क्यों उम्मीद करेंगे आप। लाल डायरी काफ़ी चर्चा में है, पूरे देश में इस समय चर्चा में बनी हुई है और चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है। कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत के काम के बल पे तैयारी पर लगी हुई है चुनाव के लिए, और अंदरूनी कलह बदस्तूर जारी है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अंदरूनी कलह कहीं नहीं। राजस्थान में अगर आप बीजेपी में देखें तो हमसे 10 गुना ज़्यादा अंदरूनी कलह है। कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसमें पार्टियों में अंदरूनी कलह नहीं होती। आज वहाँ पर वसुंधरा गुट अलग है। कल जयपुर के अंदर एक कार्यक्रम हुआ था विरोध का, वसुंधरा नहीं थी उसके अंदर, कल ही की बात बता रहा हूँ। वहाँ पर गजेंद्र शेखावत जी का अलग गुट है, सतीश पूनिया का अलग है। तो हमसे 10 गुना ज़्यादा कलह बीजेपी में। पहला उत्तर मेरा। दूसरा, जो लाल डायरी की बात की है, एक व्यक्ति जिसका वो जो खुद स्वयं में अपना बिन पैंदे का है, 4.5 पौने साल 5 साल तक वो मंत्री रहा, तब उसको लाल डायरी नहीं दिखी। अरे भाई, लाल डायरी है तो थाने में ले जाके लिखवाए कंप्लेंट, किसके खिलाफ है। लाल डायरी से ज़्यादा वहाँ लाल सिलेंडर की चर्चा है कि 500 रुपये में मिल रहा है। राजेंद्र गुड़ा को आपने बोला बिन पैंदे के लुटाए, ठीक है। 2008 में राजस्थान में गहलोत की सरकार बचाने में उनका मेन रोल था, 2018 में उनका मेन रोल था, जब क्यों नहीं थे बिन पैंदे के लुटे वो? देखिए, मुझे लगता है कि वो बसपा से आए, ठीक है ना, कांग्रेस ज्वाइन की और उसके बाद फिर वो कांग्रेस के खिलाफ चले गए। मुझे उस बात से कोई आपत्ति नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं। मेरा केवल ये कहना है कि 4.5 साल पौने 5 साल तक वो लाल डायरी में कुछ था अगर, तो बाहर क्यों नहीं आया। थाने में जाएं, कंप्लेंट लिखवाएं कि साहब ये लाल डायरी है। इस देश के अंदर बोफोर्स भी हुआ था और तमाम जितने बड़े बड़े लीडर्स थे जनता दल के, वो बोफोर्स की लकड़ी के पुतले लेकर चुनाव प्रचार करते थे। और बोफोर्स में हाई कोर्ट से ही बीजेपी जिस तरह से हारी, अपील तक में नहीं गए बोफोर्स में। देश के अंदर इस तरह के शगुफे खड़े किए जाते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा, लाल डायरी से ज़्यादा चर्चा 25 लाख के हेल्थ बीमे की है, ओल्ड पेंशन स्कीम की है, और 500 रुपये में जो लाल सिलेंडर मिल रहा है उसकी चर्चा ज़्यादा है। मैं पंजाब की बात करूंगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और कांग्रेस के कई लीडर्स पर, आपके कई पूर्व मंत्रियों पर विजिलेंस के केस चल रहे हैं। अब क्या इंडिया अलायंस के साथ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने के साथ ये केसेस बंद हो जाएंगे? ऐसी कोई डील हुई है? ये सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी और अकाली दल वाले। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी से पहला सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि बीजेपी आई 2014 में और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़कर आई। मैं बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं से पूछता हूं कि 2014 के बाद एक एफआईआर बताइए, मैं अपना सवाल रिपीट करता हूं, एक एफआईआर बताइए जो मोदी सरकार ने की हो और उसमें एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया हो। एक भी एफआईआर नहीं। केजरीवाल जी से हम कहेंगे, हम किसी भ्रष्टाचारी को नहीं बचाना चाहते। कांग्रेस का हो, अकाली का हो, आम आदमी का हो, भाजपा का हो, XYZ किसी पार्टी का हो, लेकिन अगर कोई विद्वेषपूर्ण कार्रवाई होगी तो हम उसका विरोध भी करेंगे। पर ऐसी कोई बातचीत हुई है? कोई बातचीत नहीं। हम तो कह रहे हैं अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया वो जेल में होना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार किया तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में नहीं जाना चाहिए। हम तो पूछना चाहते हैं, मोदी साहब, आप भ्रष्टाचार पे लंबे लंबे भाषण देते हैं, एक एफआईआर 2014 के बाद जिसमें एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया हो, हम मानेंगे कि आपकी लड़ाई सच्ची है भ्रष्टाचार के प्रति, नहीं तो आप चक्की पीसिंग वाली पार्टी वाले लोग हैं। आपके कितने शोज हो चुके हैं? बहुत ज़्यादा देखते हैं हम लोग आपको। कितने हज़ार में शो हो चुके हैं, कुछ लाखों में हैं, कितनी संख्या है? देखिए, मैं लगभग 2011 से टीवी पे बैठना शुरू हुआ था। लगभग 8000 शो मैंने किए हैं, डिबेट्स की हैं मैंने। 8000 डिबेट की? 8000 डिबेट्स। ये क्योंकि हमारी पार्टी रिकॉर्ड रखती है, तो एक दिन वैसे ही। किस में रखेंगे आप? डिबेट में रखेंगे? किस तरह के रिकॉर्ड में रखेंगे? नहीं, मैं डिबेट में नहीं रखूँगा। बहुत अच्छे सवाल सब भाइयों की तरफ से आए, और तीखे आते तो और अच्छा लगता, क्योंकि मैं आलोचनात्मक अभिव्यक्ति का हमेशा से वो रहा हूँ। समीक्षा होनी चाहिए, हमारे काम की भी होनी चाहिए। सम और ईक्ष धातु से बना है, आलोचना लुच धातु से बना है। मीन्स बराबर बराबर। समालोचना भी होनी चाहिए, आलोचना भी होनी चाहिए,
अवलोकन भी होना चाहिए, सिंहावलोकन भी होना चाहिए। दर्शकों को बड़ा लगता है कि जब आप स्टूडियोज़ में जाते हैं तो बीजेपी की हों या और दूसरी पार्टी जिनसे आपका अंदाज जो है मिलता नहीं है, उनके साथ फिर कैसे रिश्ते हैं? जैसे कि संबित पात्रा हैं, सुधांशु त्रिवेदी हैं, शहजाद पूनावाला हैं, इनके साथ बैठते हैं, हाय हेलो होती है, चाय वाय पीते हैं कि नहीं साहब अब तो हो गया? देखिए, एक पुस्तक है, आप लोग भी सब पढ़ें, 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। उसमें एक लॉ ऑफ डिटैचमेंट है, वो सबको फॉलो करना चाहिए। आप जब डिबेट से हट जाएं तो डिटैच कर लीजिए। आपकी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। आप लोग भी जब जॉब से जाएं तो मीडिया जगत को छोड़ के परिवार के साथ रहें। तो मैं भी उस लॉ ऑफ डिटैचमेंट को मानता हूं। डिबेट समाप्त हो जाती है तो किसी से विद्वेष या द्वेष नहीं रहता है। हम सब भाई हैं, भारतीय हैं, विचारधाराएं अलग हैं, हम लड़ते रहेंगे। लेकिन पार्टी के चेहरे के रूप में कई बार ऐसा लगता है कि हम स्पोक्स पर्सन को ही देखते हैं, लेकिन उनके पीछे के बारे में नहीं जानते। मतलब आप बेसिकली हैं कहाँ से, है ना, और फिर किस तरह से आपका ये दौर शुरू हुआ? देखिए, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, मैं सिविल से इंजीनियर हूँ। MBA मेरा HR में है, PhD इकोनॉमिक्स में है मेरी। मैंने यूनाइटेड नेशंस वगैरह में भी बाहर विदेशों में काम किया है और IAS का 2 बार काफ़ी आगे तक, लास्ट स्टेज तक पहुंचा हूं। सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को कई साल तक पढ़ाता रहा हूं। एजुकेशन में विशेष रुचि रही है और एक मेरा व्यक्तिगत वो है, मैं गाय का बहुत अच्छा गायनिक हूं। मैं अभी भी 2 गाय दिल्ली में रखता हूं अपने साथ और गाय का बहुत अच्छा गायनिक। मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूं क्योंकि मैं कॉलेज टाइम से ये काम करता आया हूं और बहुत काम किया उस पर, उस दिशा में। पंजाब से लेकर सभी गौशाला में मैं आज भी जाता हूं और वो एक अलग मेरा वो है। हनुमान जी का भक्त हूं, बेबाकी से अपनी बात रखता हूं। पार्टी के खिलाफ भी कई चीज़ें होती हैं तो बोल जाता हूं। अगर बाटला हाउस या कोई चीज़ें ऐसी रही तो मैं काफ़ी विवादों में भी रहा, लेकिन जो देश के लिए ठीक है बोल देना चाहिए। प्रवक्ता का काम वही है। इंडिया को लेकर बहुत सारे सवाल हो गए, लेकिन बिल्कुल अगर ठीक ठाक तरीके से बताना चाहते हैं, आपने कहा तीखे सवाल आने चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि केवल कांग्रेस की सीटें बताइएगा, कितनी सीटें आपकी आ सकती हैं केवल कांग्रेस की? 150 से 200 के बीच में। 150 से 200 के बीच में सीट शेयरिंग फार्मूले में इतनी सीटें मिलेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इतनी सीटें जीतने के लिए कम से कम आपको 300-350 सीटों की ज़रूरत होगी। साउथ में है जहाँ पर अलायंस होंगे, हमारे महाराष्ट्र में अलायंस होंगे, वहाँ क्लीन स्वीप करेंगे। आप देखिएगा, बिहार में जितनी सीटें मिलेंगी सारे क्लीन स्वीप होगा। बंगाल में जितने पे लड़ेंगे पूरा क्लीन स्वीप होगा। तमिलनाडु में क्लीन स्वीप होगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल यही है कि अब आप अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए, क्योंकि आप डिबेट्स में जाते हैं ना, आपने बताया कि बहुत चिल्लम चिल्ली हो जाती है, हमने देखा भी है। आपका इस मंच पर किस तरह का एक्सपीरियंस है? देखिए, मैं आपके तक के कार्यक्रम में गुजरात चुनाव में भी काफ़ी रहा और 1-2 डिबेट्स में भी रहा, डिस्कशंस में भी रहा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। जिस तरह के अलग अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चंस आए और आप सब लोगों ने इतना समय दिया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं बहुत मस्ती वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से अटेंटिवली सब चीज़ों को, सवालों को किया, और सवाल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे, हर राज्य से जुड़ते हुए सवाल थे। मुझे लगता है बहुत बड़ा एक कवरेज था सवालों का। आज का कार्यक्रम कोई भी दर्शक देखेगा तो उसको एक भारतीय राजनीति की एक झलक नज़र आएगी, भाई क्या होने वाला है। और मीडिया का काम यही होता है। मैं आपके इस मंच कार्यक्रम को, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि आप इसी तरह से और तीखे सवाल पूछें और जनता तक क्या सही पिक्चर जानी चाहिए उस पर आप अपना पूरा काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आप आज आए और आपने इतना बेशकीमती समय दिया, और हमारे साथी लगातार सवाल करते रहेंगे और फिर से आपको बुलाते रहेंगे। और सभी दर्शकों का खूब खूब शुक्रिया, आपने देखा और आगे देखेंगे ऐसा पूरा विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद।